अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, कुवैत और पाकिस्तान भी एक डिफेंस एग्रीमेंट में की तरफ रॉयटर्स ने खबर दी है कि कुवैत और पाकिस्तान भी सऊदी अरब पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट की तरह का एक पैक्ट करना चाह रहे हैं और उसमें पाकिस्तान इनकी हिफाजत के लिए भाड़े की फ़ौज भेजेगा और ये करेगा वो करेगा। मेरी समझ में आता नहीं है ये कि आपके सऊदी अरब में इतने हमले हो रहे हैं, कभी हूती हमला कर रहे हैं, अभी ईरान सऊदी अरब पे मुसलसल मिसाइल मार रहा है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई साहब हम कम से कम मतलब बयान ये है कि नो ऑफेंसिव स्ट्राइक इनसाइड ईरान और यमन। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान की औकात बता दी है कि हम ना ईरान पे हमला करेंगे ना आपके यमन पे हमला करेंगे। तो फिर आप क्या करोगे भाई साहब? आपने डिफेंस पैक्ट क्यों बनाया है? उस डिफेंस पैक्ट में क्लियर अल्फाज में लिखा था कि सऊदी अरब पे हमला पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। और पाकिस्तान अभी तक तड़ियां लगा रहा है कि सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। ईरान, अगर तुमने सऊदी अरब पे हमला किया, ईरान ने कहा यार गो टू हेल, ये लो मार रहा हूँ बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब पे। ईरान ने यमन के हूतियों के ज़रिए भी हमले कराए हैं। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को पता है, ईरान के एक IRGC है जो ईरान की जो फौज है, उसके कमांडर से पूछा कि अगर पाकिस्तान कूद पड़ा जंग में सऊदी अरब की तरफ से तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा यार हमारे मिसाइल है ना, उसके लिए तेल अवीव और रियाद सऊदी अरब ज़्यादा दूर हैं, इस्लामाबाद ज़्यादा करीब है, लाहौर ज़्यादा करीब है। तो पाकिस्तान को भी अच्छी तरह पता है कि वो ईरान जो इज़राइल, अमेरिका, पूरे अरब कंट्रीज़ के कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसका पाकिस्तान क्या बिगाड़ लेगा। तो ये है कि अब लेट्स सी ये कुवैत के साथ क्या हो रहा है, एग्रीमेंट होता है नहीं होता। विद इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मसले हो गए हैं, जैसे कि आपको एक तो बलूचिस्तान KP कश्मीर, वो तो एक मिलिटेंसी चल रही है, एक इमरजेंसी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, दूसरी तरफ सोशल क्राइसिस भी हैं। ऐसे में गवर्नमेंट के खिलाफ एक पूरी मुहिम चल पड़ी है। ऑल्दो पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी एक पॉलिसी है उनकी। ये अभी हमने कॉन्फ्रेंस देखी सुप्रीम कोर्ट के अंडर जिसका इनेकाद हुआ, जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, जिसमें मरीम नवाज साहिबा थी। हमने KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को भी देखा। यानी चारों वज़ीर आला हमें एक छत के नीचे नज़र आए, खुश उसलूबी के साथ वो आगे बढ़ी तकरीब। उसमें मरीम नवाज साहिबा ने अपने जेल के दिन याद किए और सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के मसाइब का जिक्र किया। लेकिन ये टाइमिंग क्या है इस नौयत की कॉन्फ्रेंस की? ऑल ऑफ अ सडन जेल इस्लाहात की तरफ क्यों मरगूब होती दिखाई दी हमें सुप्रीम कोर्ट या हमारे हुक्मरान? मेरा ख्याल जिस किस्म के हालात आगे बनने जा रहे हैं, अच्छा, तो मेरा ख्याल है जेलें भरेगी। अच्छा, लेकिन पहले तो आपने नैब की प्रेडिक्शन की थी कि नैब में फाइलें खुल रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाबत था ये जिक्र तस्करा। अब तो लगता है उनका भी काम थोड़ा रुक गया, स्लो हो गया है। हाँ, लेकिन फाइलें कुछ और भी क्या खुल सकती हैं? बिल्कुल खुल सकती हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत कन्फ्यूजन है इस वक्त, बहुत कश्मकश है, बहुत प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं। हम समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक सफ़े पे हैं, एक सफ़े पे तो हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये डिलीवरी नहीं दे रही। मतलब है इनको 2 साल लगे हैं PIA को करने के लिए जी, और वो भी बीच में रह गया था, धक्का ना लगता इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो वो भी रह जाता पीछे। तो ये क्रिटिसिज्म तो चल रही है कि ये गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है। अब आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब तो सारा वक्त जहाज़ में बैठे होते हैं, सारा वक्त जहाज़ में बैठे होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो नजम सेठी ने आपको बताया कि पूरे पॉलिटिकल सेटअप को वाइंड अप कर देंगे। देखें, एक बात तो मैं भी मानता हूँ, अगर मैं एज ए पाकिस्तानी सोचूं, अगर मैं एक पाकिस्तानी की हमदर्दी में सोचूं, तो बेस्ट हल क्या है? बेस्ट हल ये है कि शहबाज शरीफ, जरदारी हों, बिलावल भुट्टो, इन सब को घर भेजो। घर नहीं भेजो, जेलों में भेजो।
क्योंकि जिस हिसाब की ये सिर्फ करप्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, पाकिस्तान में कहीं कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो इनको फारिग करो ना भाई, आ जाओ डायरेक्ट। जैसे अयूब खान आया था, याया खान आया था, जियाउल हक आया था, मुशर्रफ आया था, ऐसे आ जाओ फिर डायरेक्ट रूल करो। दुनिया तो देख चुकी है कि भाई साहब आप लोग ही हैं जो चला रहे हैं गवर्नमेंट को। अब इस सिलसिले में हर तरफ से एक मूवमेंट चल पड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी है ना, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए बस बैनर लगा देने और ये करने से चीज़ें नहीं होती। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये बहावलपुर एयरपोर्ट की अपग्रेडिंग हुई है। उसके सिलसिले में पूरे पंजाब में ये बिलबोर्ड और पब्लिसिटी के पोस्टर्स और हर तरफ, और उसमें जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की पिक्चर। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के दौर में भी यही ट्रेंड चला था और हर जगह शुक्रिया राहिल शरीफ के बैनर और शुक्रिया राहिल शरीफ और ये सब। तो इन चीज़ों से मामला सेट नहीं होते। देखें, बेसिक भी चीज़ें हैं ना, पाकिस्तान इस वक्त रोज़ की बुनियाद पे चीज़ें कर रहा है। तो रोज़ की बुनियाद पे अगर आप चीज़ें पॉलिसी बनाओगे तो फिर मामला नहीं चलते। कंट्रीज़ की पॉलिसी 25-25 साल की बनती हैं। इंडिया की गवर्नमेंट अपनी इंडिया की बेहतरी के लिए जो पॉलिसियां बना रही है वो 25-25 साल का सोच के बना रही है। लेकिन आप यहाँ पे पॉलिसी नहीं बना रहे हो। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट 3000 बिलियन रुपया है, यानी 3 ट्रिलियन रुपया, जबकि पाकिस्तान का एजुकेशन बजट सिर्फ 46 बिलियन है, हेल्थ का बजट सिर्फ 25 बिलियन है। जब ये आपकी प्रायोरिटी होंगी तो हो गया ना काम। आपको 45 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जापान और जर्मनी की पॉलिसी थी, आपको वो लानी होगी। आपको सारे रीजनल आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करें और आप अपना सारा पैसा पाकिस्तान की सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि किसी तरह चीज़ें हों। ऐसे में अब एक वकीलों की मूवमेंट ज़ोर पकड़ रही है और उसके लिए अताउल्ला कुर्द वकील जो है उसको ज़िम्मेदारी दी गई है। अभी अताउल्ला कुर्द कौन है? अताउल्ला कुर्द ने मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो वकीलों की मूवमेंट चली थी जस्टिस चौधरी के लिए, उसको लीड किया था और वो लॉयर्स मूवमेंट थी जिसने मुशर्रफ को फारिग करवाया था। तो अब इसको जिम्मेदारी दी है और इनकी वकीलों की एक मीटिंग हुई बहुत बड़ी और इसके बाद इन्होंने जो तकरीर की है, इस वक्त ऐसे फील्ड मार्शल बहुत देखे हैं। ये फील्ड मार्शल ना सिर्फ पिस्तौल दिखाता है बल्कि मारता भी है। आप ये बात नहीं करें, वकीलों को किसी का बाप नहीं मार सकता। और अल्लाह माफी दे, बहुत जब तक मैं खड़ा हूँ किसी का बाप नहीं मार सकता। क्या बात करते हो आप? मैंने कहा आप अवाम की आवाज है, आप तो हमको डरा रहे हैं और फील्ड मार्शल की बात करते हैं। मत करो ये बात। तो वो अब मैं दरअसल देखें, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। मैं इन लोगों पे भरोसा करता नहीं, क्योंकि अताउल्ला कुर्द है ना जो वकील, वो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। क्योंकि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो वकीलों की मूवमेंट थी वो आईएसआई ने चलवाई थी, क्योंकि आईएसआई वाज वांटेड टू गेट रिड ऑफ मुशर्रफ। मुशर्रफ से सारे काम इन्होंने करा लिए थे, जो जो करना था वो सब चीज़ें करा ली थी। अब मुशर्रफ इनके ऊपर एक तरह से बोझ बन गया था, आर्मी के ऊपर और आईएसआई के ऊपर। तो बाकायदा एक मुहिम के तहत आईएसआई की सपोर्ट से अताउल्ला कुर्द ने लॉयर्स मूवमेंट चलाई थी। तो आज मैं भी बिलीव करता हूँ कि एक तरफ फजलुर रहमान को खड़ा किया जा रहा है, एक तरफ अताउल्ला कुर्द को खड़ा किया जा रहा है। ये सब बकवास है और इनसे कुछ होना नहीं है। अजीज़ दोस्तों, ऐसे में भारत के साथ जंग के ख़तरे बढ़ते जा रहे हैं।
तो आपका एक थेरी थी कि डिसेप्शन है ये, वो ये करेंगे कि हम इंगेज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम कोई ना कोई वो फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं या कोई एडवेंचर कर सकता है इंडिया, वो भी तो एक थेरी है। हाँ, वो थेरी थी मेरी, हाँ कि मेरी वो अभी भी थेरी है। अच्छा। पर हुआ ये है कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, उसके साथ वो थेरी थोड़ी पीछे हट गई है। अब ये थेरियाँ सामने आनी शुरू हो गई। एंड आई थिंक दैट देयर इज अ बिट ऑफ एवरीथिंग इन दिस सिचुएशन, ये जो Yeah. लेटर सामने आया सो है। इसके पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है। अब देखा आपने, नजम सेठी कह रहे हैं कि मुझे पहले लगता था कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कराता है, यानी झूठे टेररिज्म के एक्ट कराता है और फिर पाकिस्तान के ऊपर मुद्दा डाल देता है। पहले कहता था कि मैं समझता था ऐसा है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं थे। अब ये हामिद मीर ने एक प्रोग्राम में कहा है कि मुझे हाईली क्रेडिबल सोर्सेस से पता चला है कि इंडिया ने सबमरीन्स के ऊपर न्यूक्लियर वारहेड्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। 12 सबमरीन के ऊपर न्यूक्लियर वारहेड लगा दिए हैं भारत ने। सिपरी करके कोई है, उससे ये इंफॉर्मेशन आई है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान की एक्स एम्बेसडर जो अमेरिका में जो थी, डॉक्टर मलिहा लोधी, उनका ये हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने ये बात बताई। अब भारत इस वक्त फुल तैयारी में तो है और आखिरी S-400 एयर डिफेंस यूनिट जो रशिया से आने वाले थे वो भी रशिया से नवंबर में आ जाएंगे। इसके बाद भारत का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा और भारत फुल फ्लेज इस वक्त तैयारियों में है कि एक पाकिस्तान के साथ लिमिटेड ही सही जंग छेड़ी जाए। अब आई डोंट नो, पाकिस्तान इस वक्त एक्चुअली खेल रहा है, पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक सपोर्ट पे, एक तरफ चाइना, एक तरफ तुर्की, एक तरफ अमेरिका इस वक्त पूरा आशीर्वाद दे रहा है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान समझ रहा है कि इंडिया शायद इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा। अब तुर्की की तो औकात नहीं है कोई, और तुर्की तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, चाइना और अमेरिका, तो चाइना के अपने मसले हैं। चाइना कभी भी इंडिया से डायरेक्ट जंग नहीं करेगा। चाइना को पता है कि जितनी मैंने पिछले 25-30 साल में इकोनॉमिक ग्रोथ की है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की है, तो वो सब मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी और मैं 25 साल पीछे वापस चला जाऊंगा। क्योंकि भारत है, भारत से जंग कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे में अगर भारत से जंग हो जाती है तो चाइना का जो इकोनॉमिक बबल है ना, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी किसी ग्राउंड पे खड़ी है, नज़र आ रहा है। चाइना की इकोनॉमी का कोई बेस नहीं है और वो बबल फट जाएगा और चाइना के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब ऐसे में पाकिस्तान भारत के खिलाफ क्या करेगा, क्या करने वाला है? कि अगर भारत ये तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान क्या कर रहा है? तो उस सिलसिले में पाकिस्तान के जो अब्दुल बासित हैं, एक्स फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं कई इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ में, उन्होंने एक बड़ी डिटेल में पाकिस्तान की पॉलिसी बताई है कि पाकिस्तान भारत के ख़िलाफ़ क्या करने वाला है। वो मैं एंड पे आपके पास 3 मिनट की अब्दुल बासित की वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, लेट्स सी कि पाकिस्तान इस वक्त अपने हिस्ट्री के सबसे बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है, बिगर देन 71। क्योंकि 71 में पाकिस्तान के क्राइसिस सिर्फ और सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश अलग हो गया, यहाँ पे कोई वो नहीं हुआ, आर्मी ने फिर टेक ओवर कर लिया भुट्टो को बेवकूफ़ बना के। तो आज के जो क्राइसिस हैं वो 71 के क्राइसिस से भी बहुत बड़े हैं और ऐसे में पाकिस्तान किस तरह सरवाइव करेगा ये अब सोचने वाली बात है। क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा कहा जाता था कि 3 इक्के जिसके पास होते हैं वो ताश की बाजी जीत जाता है। तो पाकिस्तान में 3 इक्के हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। और ये अल्लाह भी आर्मी के साथ है, अमेरिका भी आर्मी के साथ है और आर्मी। तो ये 3 इक्के पाकिस्तान में चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि अल्लाह भी इंटरेस्टेड नहीं है और अमेरिका भी अपना टेम्परेरी जितना यूज़ करना था कर लिया है।
अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ एग्रीमेंट के हवाले से जितना बड़ा धोखा दिया, हम तो शुरू से कहते थे कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। तो ये आपके सामने मैंने सिचुएशन रखी है, लेट्स सी कितना सर्वाइव करता है पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्ट। भारत इन वेपन्स को इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो एक लिहाज से डिटेरेंस थोड़ा भारत ने पैदा करने की कोशिश की है अगेंस्ट पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब पाकिस्तान इसको किस तरह देख रहा होगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अब भारत ने ना इसको कंफर्म किया है ना डिनाई किया है, सही, क्योंकि ऐसी चीज़ों को आप वेग ही छोड़ देते हैं, वो एम्बिगुअस ही रहें तो बेहतर रहता है। अब पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस तो होगी, पाकिस्तान भी इसको जो सिप्री की रिपोर्ट है उसको आउटराइट रिजेक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हम भी अपनी इंटेलिजेंस गैदर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास तो न्यूक्लियर सबमरीन्स नहीं हैं, हमारे पास कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं, लेकिन वो AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के साथ हैं, जिसका मतलब ये है कि हमारी भी जो सबमरीन्स हैं काफ़ी अरसे तक पानी में रह सकती हैं, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स का एक ख़ास उनकी खासियत है। तो हमारे पास भी हैंगोल क्लास या दूसरी सबमरीन्स हमारे पास है जिनको ज़्यादा अरसे तक पानी में रखा जा सकता है। अब क्या पाकिस्तान इस पे किस तरह रिएक्ट करेगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान ऑब्वियसली इस सारे जो सिप्री रिपोर्ट को सामने रख के अपनी इंटेलिजेंस गैदर कर रहा होगा, देख रहा होगा कि क्या अज़ाइम हैं भारत के, और अगर पाकिस्तान ने ज़रूरत महसूस की तो यकीनन हम भी उसी तरफ जाएंगे और बग़ैर ऐलान किए हम भी शायद डिप्लॉय कर दें, क्योंकि मुमकिन है कि अगली सालाना रिपोर्ट में सिप्री भी ये बात हमें बता दे कि पाकिस्तान ने भी डिप्लॉय कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान भी इसको ना इसकी तरदीद करेगा ना तस्दीक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इस तरह ही चलते हैं। लेकिन भारत ने पहला कदम ले लिया है जो कि हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। पाकिस्तान की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक और कदम है जनूबी एशिया या इस खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने का, और ये पाकिस्तान को पुश करने वाली बात है। तो हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एसेट्स तो मौजूद हैं, हम भी चाहेंगे तो डिप्लॉय कर देंगे, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, चाहे वो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं या सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी सारी हैं, कोई उसमें तो कोई शक, और भारत को भी शक नहीं है। लेकिन अब भारत ने सिचुएशन को थोड़ा सा क्वालिटेटिवली तब्दील कर दिया है, तो पाकिस्तान के लिए अगर ये कंफर्म हो गया मेरे ख्याल में, तो पाकिस्तान के लिए और कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो भी इस जानिब जाए बगैर मेकिंग एनी अनाउंसमेंट, और फिर जो है खबरें आना शुरू हो जाएंगी कहीं ना कहीं से कि पाकिस्तान में सिप्री अगले साल कह देगा, बता देगा हमें। लेकिन ये एक बड़ा ट्रिकी सा मामला है। पाकिस्तान बीइंग अ रैशनल प्लेयर और विजडम के साथ आगे चलेगा मेरे ख्याल में, कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं है। हमारे लिए अहम बात यह है कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, बल्कि डिटरेंस ओवरऑल, जो फुल स्पेक्ट्रम हमारा डिटरेंस है, इसकी क्रेडिबिलिटी बरकरार रहे। हम भारत को ये मौका कभी नहीं देंगे कि वो ये समझे कि पाकिस्तान जो है जो कह रहा है वो कर नहीं पा रहा या कर नहीं सकता, तो ये बड़ा अहम है। सही।